हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का जो केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे, ओबीसी को लेकर जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी हमारे मेजर एक्ट हैं वो सब केस लॉ के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। देखिए, ये जो मामला है ये आरक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला माना जाता है। इसे हम मंडल आयोग के मामले के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं पर मंडल आयोग के नाम से कोई केस आएगा तो वो इंदिरा साहनी के ही केस को कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ओबीसी है, पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए 27% आरक्षण को सही ठहराया था और आरक्षण लागू करने के लिए कुछ शर्तें भी इस केस में बताई थी। आज हम इस वीडियो में वही शर्तें और वही पॉइंट्स जानेंगे। दरअसल हुआ क्या था कि आज़ादी के बाद आरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा मांगे उठने लगी थी, रिजर्वेशन को लेकर बहुत ज़्यादा हर तरफ से मांगे उठने लगी, जिसके लिए साल 1953 में पिछड़े वर्गों से संबंधित पहले आयोग का गठन किया गया, यानी कि एक कमीशन बनाया गया जो काका कालेलकर के नेतृत्व में बनाया गया था। यानी काका कालेलकर जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि काका कालेलकर के नेतृत्व में जो आयोग बनाया गया था इस पर पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि पिछड़े वर्गों से संबंधित जो पहला आयोग बनाया गया था वो किसने, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा काका कालेलकर के नेतृत्व में। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन रिपोर्ट में कई तरह की कमियां होने के कारण ये जो मामला था ये ठंडे बस्ते में चला गया, यानी इस पर ज़्यादा जो था वो गौर नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारी कुछ कमियां जो थी उस रिपोर्ट में थी। अब बात करते हैं मंडल आयोग के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है। 1979 में भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पहचान के लिए, यानी ऐसे पिछड़े वर्ग जो सोशली और एजुकेशनली बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हों समाज में, उनकी पहचान के लिए एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। पहला आयोग बनाया गया था काका कालेलकर के नेतृत्व में और दूसरा आयोग बनाया गया, ये जो दूसरा बनाया गया था 1979 में। इस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इस आयोग की अध्यक्षता की थी बीपी मंडल जी के द्वारा, और जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। तो बीपी मंडल ने चूंकि इसकी अध्यक्षता की थी, इसीलिए हम इसे मंडल आयोग के नाम से इसको जाना जाता है, उन्हीं के नाम पर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1980 में और 1990 में उसे लागू कर दिया गया। इस आयोग की रिपोर्ट से पता चला कि देश की जो 52% आबादी है वो पिछड़े वर्गों से संबंधित है ना। बैकवर्ड क्लासेस कितनी थी उस समय देश में जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? 52%। देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से ही 22.5% रिजर्वेशन था, इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए 27% तक जो आरक्षण था वो सीमित कर दिया गया था। अब संविधान में कहाँ पर ये प्रावधान किया गया है कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण मिलना चाहिए? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4 में ये प्रावधान, ये उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 16 की कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के लिए नियुक्तियों के आरक्षण के लिए उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी। किनके लिए? जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में कम है। यानी कि जो आर्टिकल 16 है वो हमें नौकरियों में आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन इसका अगर हम खंड 4 की बात करें तो ये पिछड़े वर्गों की बात करता है, ऐसे पिछड़े वर्गों की जिनका प्रतिनिधित्व जो स्टेट में नौकरियां हैं उनकी सेवाओं में पर्याप्त ना हो, मतलब उनके पास कम नौकरियां हों। इस मामले में ये जो इंदिरा साहनी वाला मामला है, इसमें कहा गया था कि प्रारंभिक नियुक्तियों में तो आरक्षण दे दिया जाएगा, लेकिन जब प्रमोशन होगा तो उसमें आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बाद में लेकिन 77वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से अनुच्छेद 16 के खंड 4 में एक और नया खंड बढ़ा दिया गया 4A करके, जिसने इंदिरा साहनी के मामले में दिए गए जजमेंट के प्रभाव को ही खत्म कर दिया और अब प्रमोशन में भी आरक्षण जो है वो किया जा सकता है। तो ये हमें ये जो संशोधन था ये ध्यान रखना है। खंड 4A जो नया जोड़ा गया था वो इसी अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जिसने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का प्रावधान जोड़ा था। अब इस मामले के कुछ फैक्ट जान लेते हैं।
देखिए, मामले के फैक्ट इस तरह से हैं। इस मामले में सरकार ने एक कार्यपालिका ऑर्डर जो था वो जारी किया था और मंडल आयोग के द्वारा 1980 में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसी के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया था। कोर्ट के 5 जजेस की बेंच बनाई गई जिसने 1 अक्टूबर 1990 के उस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन को मामले का जजमेंट होने तक के लिए स्थगित कर दिया। कहा कि वो जो कार्यपालिका ऑर्डर निकाला गया है उसको रोक दिया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो जब तक कोर्ट अपना जजमेंट ना दे दे। 13 अगस्त 1990 को पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण करने के लिए एक कार्यपालिका ऑर्डर जो था इसी डेट को जारी किया गया था। लेकिन इसी डेट के ऑर्डर में ये परिवर्तन किया गया कि आरक्षण का जो आधार है वो कैसा होगा, वो इकोनॉमिक होगा, है ना, आर्थिक होगा। साथ ही जो 10% आरक्षण है वो उच्च जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया गया। यानी पिछड़े वर्गों में ही जो उच्च जाति के लोग थे और लेकिन जो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए थे उनको भी 10% देने की बात जो है कही गई थी। न्यायालय की 5 जजेस की पीठ ने मामले के महत्व को देखते हुए मामले को 9 जजेस की विशेष पीठ को सौंप दिया ताकि वो उस पर विचार कर सके और उस पर अपना जजमेंट दे सके। सुप्रीम कोर्ट की जो विशेष संवैधानिक पीठ बनाई गई थी जो हमने अभी पढ़ी ऊपर 9 जजेस की, उसने 6-3 के बहुमत से अपना जजमेंट दिया जिसमें जस्टिस पीवी जीवन रेड्डी और जो चीफ जस्टिस थे एच.एम. कानिया, जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया, जस्टिस ए.एम. अहमदी, जस्टिस एस.आर. पांडियन और जस्टिस पी.वी. सावंत ने कहा कि 13/8/1990 का जो कार्यपालिका आदेश था वो विधि मान्य है क्योंकि इसमें 6-3 के बहुमत से जजमेंट दिया गया था। जो ये 6 जजेस के नाम हमने पढ़े हैं इन सब का एक मत था, है ना, तो बहुमत से जजमेंट सुनाया गया था और 3 जजेस ऐसे थे जिन्होंने इसके फेवर में जजमेंट नहीं दिया था, लेकिन उसे न्यायालय के जजमेंट की शर्तों के अकॉर्डिंग ही लागू किया जा सकता है। यानी कि इस केस में कोर्ट ने ये कह दिया कि जो कार्यपालिका ऑर्डर निकाला गया है पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए उसको लागू तो करे, वो बिल्कुल विधि मान्य है, लेकिन कोर्ट के जजमेंट में जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों के अनुसार ही उस आरक्षण को लागू किया जा सकता है। न्यायालय ने केंद्र तथा राज्यों को ये निर्देश दे दिया कि वे जजमेंट की तारीख से 4 महीने के अंदर अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी आयोग की स्थापना करें, यानी एक स्थायी समिति आयोग बनाया जाए जो न्यायालय द्वारा निर्णय के में दिए गए निर्देशों के अकॉर्डिंग ही पिछड़े वर्गों की पहचान करे और उन आवेदन की जांच करे कि उस सूची में किसे रखा गया है और किसे निकाल दिया गया है। पिछड़े वर्गों की सूची से संपन्न व्यक्ति, यानी कि जो पिछड़े वर्गों में ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं, संपन्न लोग हैं, उनको निकालकर ही आरक्षण के आदेशों को लागू किया जा सकता है। न्यायालय के 3 जज ऐसे थे जिन्होंने इसके फेवर में जजमेंट नहीं दिया था, यानी जिनका जजमेंट अलग था। 3 जजेस का नाम था जस्टिस टी.के. थोमेन, जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस आर.एम. सहाय। उन्होंने विसम्मत जजमेंट दिया था और कहा था कि केंद्र सरकार के उपयुक्त दोनों जो ऑर्डर हैं वो असंवैधानिक है। सरकार को निर्देश दिया कि वो पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए एक नए आयोग का गठन करे। अब इस मामले के कौन कौन से पॉइंट्स थे, क्या क्या उसमें बिंदु कोर्ट ने कहे थे, कौन सी वो शर्तें बताई थी जिसमें पिछड़े वर्गों को अगर आरक्षण दिया जाए तो उन शर्तों का पालन किया जाए। तो सबसे पहली शर्त जो कोर्ट ने बताई वो कहा कि आर्टिकल 16 के खंड 4 और आर्टिकल 16 का खंड 1 का अपवाद नहीं है। यानी आर्टिकल 16 में जो खंड 4 दिया गया है जो पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात करता है, जिनके लिए राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है, वो कोई 16(1) का अपवाद नहीं है, बल्कि ये उसका एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है और ये अपने आप में एक पूर्ण है। तो पहला पॉइंट कोर्ट ने ये बताया। इस तरह से बालाजी के मामले में बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य का केस था, इसके निर्णय को कोर्ट ने यहाँ पर उलट दिया, जिसमें ये जजमेंट दिया गया था कि आर्टिकल 16(4) जो है वो 16(1) का अपवाद है, एक्सेप्शन है। 16(4) एक सामान्य नियम है और आरक्षण जो है वो आर्टिकल 16 के खंड 4 के अंतर्गत किया जा सकता है। तो पहले वाला जो पॉइंट कोर्ट ने बताया उसमें बालाजी के मामले में जो जजमेंट दिया था उसको उलट दिया था। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बताता है जो कोर्ट ने बताया। सेकंड पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16 का खंड 4 के अधीन जो पिछड़ा वर्ग दिया गया है और 15(4) के अधीन जिस पिछड़े वर्ग की बात की गई है वो दोनों एक समान नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अनुच्छेद 16 के खंड 4 में पिछड़ा वर्ग और 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है दोनों समान नहीं है।
आर्टिकल 16 खंड 4 में सामाजिक शैक्षिक दृष्टि के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर हम देखें आर्टिकल 16(4) में पिछड़े वर्गों में अगर हम देखें तो वहां पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दूसरे सभी पिछड़े वर्गों के नागरिकों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये अंतर कोर्ट ने यहाँ पे बताया। इस तरह से कुछ वर्ग जो अनुच्छेद 15 खंड 4 में नहीं आते हैं वो 16 खंड 4 के अधीन पिछड़े वर्ग में आ जाएंगे। पिछड़े वर्ग के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जैसे हों। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया। इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट कोर्ट ने बताया है कि अनुच्छेद 16 खंड 4 में पिछड़ेपन का आधार जाति है। देखिए जाति भी एक सामाजिक वर्ग है और यदि वो सामाजिक रूप से पिछड़ी है तो उसे आर्टिकल 16 खंड 4 के लिए पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। गैर मुस्लिम जैसे कि ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये सब भी तो जातियां होती हैं और आर्टिकल 16 खंड 4 के अधीन वे भी आरक्षण के हकदार हैं। कोर्ट ने इस बात में यही चीज को क्लियर किया। पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में कोई ऐसा उपबंध भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा प्रोसीजर दिया गया है। कोर्ट के लिए कोई भी तरीका विहित करना संभव नहीं है। ठीक, ये कार्य तो सरकार का है, ये सरकार से ऊपर है कि कौन सा तरीका जो है, ये सरकार के ऊपर है कि वो कौन सा तरीका अपनाए, कौन सा प्रोसीजर अपनाए। लेकिन कोई भी ढंग अपनाते समय उसे पूरी जनसंख्या का सर्वेक्षण करना चाहिए। पिछड़े वर्गों की जो पहचान है वो जाति के आधार पर ही प्रारंभ की जा सकती है। तो इस पॉइंट में कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर हमें पिछड़े वर्ग की पहचान करनी है तो हम जाति के आधार पर कर सकते हैं। 3 पॉइंट के बाद जो चौथा पॉइंट कोर्ट ने बताया वो कहा कि पिछड़े वर्गों से संपन्न वर्ग यानी क्रीमी लेयर को निकालकर ही आरक्षण को लागू किया जाएगा। पिछड़े वर्गों का निर्धारण कोर्ट के अनुसार करते समय उनमें से संपन्न वर्ग को निकालकर ही लिस्ट बनाई जाएगी। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा जो पिछड़े वर्ग हैं यानी जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको ही इसका लाभ मिलना चाहिए। इस संबंध में कोर्ट ने देवदासन के मामले में जो जजमेंट दिया था उसको उलट दिया, जिसमें पिछड़ा और अधिक पिछड़े वर्ग के बीच में जो वर्गीकरण की बात की गई थी उसको असंवैधानिक घोषित किया था। तो एक तरीके से एक पॉइंट कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बता दिया कि हमें अगर पिछड़े वर्ग में आरक्षण देना है तो जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको ही हमें आरक्षण देना चाहिए। क्रीमी लेयर पे यहाँ का मतलब हो गया, क्रीमी लेयर से मतलब है संपन्न वर्ग का, मतलब जो ज्यादा पिछड़े हुए नहीं हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने देवासन के मामले के जजमेंट को उलट दिया। इसके बाद कोर्ट ने ये भी निर्णय दिया कि जो पिछड़े वर्ग की पहचान है वो केवल आर्थिक आधार पर नहीं की जा सकती, यानी आप अगर इकोनॉमिकली पिछड़े वर्ग की पहचान करोगे तो वो नहीं हो सकती है। जाति के अलावा कुछ ऐसे भी समुदाय, समूह या वर्ग हैं जो पिछड़े वर्ग में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर किसी पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति IAS या IPS हो जाता है तो सोसाइटी में, समाज में उसकी जो सोशल स्टेटस है, उसका जो सामाजिक स्थिति है वो खुद ही बढ़ जाती है। उसके बच्चों को आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल जाता है। ऐसे वर्गों को पिछड़े वर्गों की लिस्ट से निकालना सही है। इसी तरह से कुछ ऐसी भी टेक्नीशियन सर्विसेज हैं, कुछ तकनीकी सेवाएं हैं जिनमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब वो रिजर्वेशन कोर्ट ने कौन कौन से बताए जिनमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पहला है आपका जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट होते हैं, शोध संस्थान। दूसरा है विशिष्ट पहचान की चिकित्सकीय संस्थाएं, यानी कि जो स्पेशल आपकी मेडिकल इंस्टीट्यूशन होती है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में जो इंजीनियरिंग आपका पाठ्यक्रम है, करिकुलम्स हैं। रक्षा सेवाएं यानी डिफेंस की सर्विसेज या उससे संबंधित जो इंस्टीट्यूशन है उसमें यूनिवर्सिटीज़ के जो शैक्षिक पद होते हैं, या इंडियन एयरफोर्स में पायलट की जो पोस्ट होती है। तो ये कुछ पोस्ट ऐसी बताई हैं कोर्ट ने जिनमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद 5वें पॉइंट जो कोर्ट ने बताया कि अगर रिजर्वेशन लागू करना है तो इस शर्त को भी मानना होगा, वो था आपका 50% की सीमा से ज़्यादा का आरक्षण नहीं होना चाहिए। यानी अगर कुल आरक्षण देना है तो वो 50% की लिमिट को क्रॉस ना करे। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में जो रिजर्वेशन है वो कुछ ज़्यादा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 16 है, उसका जो खंड 4 है, उसके अधीन पिछड़े वर्गों को पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग दोनों में डिफरेंस, मतलब एक तरीके से विभाजित करना चाहिए। हमें ये देखना है कि कौन सा, मतलब अगर पिछड़े वर्ग के अंदर भी कौन तो संपन्न वर्ग में आ रहा है और कौन ज्यादा पिछड़े वर्ग में आ रहा है। इस तरह से इस बिंदु पर न्यायालय ने बालाजी के मामले में दिए गए जजमेंट में को उलट दिया है,
जिसमें पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण को असंवैधानिक घोषित किया था। ऐसा इसलिए ज़रूरी है जिससे आरक्षण का लाभ सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्गों को मिल सके और संपन्न वर्ग के जो लोग हैं पिछड़े वर्ग में, उनको रिजर्वेशन के सारे वरना लाभ जो है वो मिल जाएंगे। तो एक तरीके से कोर्ट ने यहाँ पे जो ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इस चीज़ पर यहाँ पे जोर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आरक्षण कार्यपालिका के आदेश के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। बहुमत ने, क्योंकि 6-3 के बहुमत से ये जजमेंट कोर्ट ने दिया था इंदिरा साहनी के मामले में, और 6 जजेस का जो एक जजमेंट था, जिन्होंने एक मत से जजमेंट दिया था, हालांकि 3 जज का विसम्मत जजमेंट था, विसम्मत निर्णय था, तो जो बहुमत वाला जजमेंट था 6 जजेस का, उन्होंने ये कहा कि आरक्षण यानी रिजर्वेशन को कार्यपालिका ऑर्डर के द्वारा ही लागू किया जा सकता है, इसके लिए कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोन्नति में आरक्षण यानी प्रमोशन में आरक्षण की परमिशन नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन केवल आपका प्रारंभिक नियुक्तियों में हो सकता है, उस तक ही लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन जो रिजर्वेशंस हैं, जो प्रमोशन है, उसमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन राज्यों में ऐसे प्रमोशन पहले से ही लागू हैं, यानी प्रमोशन में अगर कोई स्टेट रिजर्वेशन दे रहा है तो अगले 5 साल तक वो लागू रहेगा, और इस टाइम के अंदर, इस अवधि के अंदर सरकार पुनर्विचार करके इसको सरकार को ठीक करना होगा। कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो पिछले प्रमोशंस हैं उनको कोर्ट का जजमेंट प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि अब तक जिन प्रमोशंस में रिजर्वेशन का प्रावधान है वो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आगे जो प्रमोशंस होंगे उनमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें 77 यानी 77वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1995 को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने आर्टिकल 16 के खंड 4 में ही एक नया खंड 4A ऐड किया था, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के मामले में दिए गए जजमेंट के प्रभाव को जिसे दूर करने के लिए पारित किया गया था। मंडल आयोग के मामले में कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि सरकारी सेवा में जो प्रमोशंस हैं उनमें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और इस अमेंडमेंट के द्वारा खंड 4 में एक नया खंड 4A जो है वो ऐड कर दिया गया था, और साथ ही ये उपबंध कर दिया गया था कि अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य को ST या SC कैटेगरी के लोगों के लिए, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्य की राय में स्टेट के अंदर जो नौकरियां हैं, जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनमें अगर पर्याप्त नहीं है तो प्रमोशंस के लिए आरक्षण का कोई भी प्रोविज़न स्टेट उनके लिए कर सकता है। तो इस तरीके से इस पॉइंट में कोर्ट ने इस मतलब ये जो अमेंडमेंट था इसने उस चीज़ को बढ़ा दिया। इंदिरा साहनी के मामले में प्रमोशन के रिजर्वेशन को मना किया गया था, बट 77वें संवैधानिक संशोधन ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और एक नया खंड ऐड करके इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि अगर SC ST कैटेगरी के लोग हैं और उनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्य की सेवाओं में कम है, तो उन लोगों को प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कोर्ट ने बताया कि मंडल रिपोर्ट पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत पर मंडल रिपोर्ट पर विचार करना ज़रूरी नहीं है, यानी अगर हमें रिजर्वेशन लागू करना है तो जो गाइडलाइंस मंडल रिपोर्ट में हैं उन पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि निर्णय की तारीख से 4 महीने के अंदर अंदर केंद्र और राज्य सरकारें एक आयोग की नियुक्ति करेगी, यानी एक कमीशन बनाएगी जो पिछड़े वर्गों की सूची में, मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं उसमें, उस लिस्ट में किस किस को डाला जा रहा है और वर्तमान सूची में किन्हीं से किसको निकाला जा रहा है, उनके दावों की जांच करेगा वो कमीशन, और सरकार को कमीशन ही अपनी सिफारिश करेगा। ऐसी संस्था या आयोग की सलाह को सरकार मानने के लिए बाध्य होगी, यानी कमीशन जो भी रिपोर्ट बना के सरकार को देती है तो उसे सरकार को मानना होगा। तो एक तरीके से कमीशन को ये काम जो था वो कोर्ट ने सौंप दिया था। अगला पॉइंट ये कहता है कि पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए एक स्थायी निकाय बनाया जाएगा। तो न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको ये निर्देश दिया कि वो निर्णय की तारीख से 4 महीने के अंदर ही एक स्थायी निकाय की नियुक्ति करें जो पिछड़े वर्गों का निर्धारण करे, और ऐसे निकाय की सलाह भी सरकारों पर बंधनकारी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मंडल आयोग के जजमेंट से संबंधित सभी विवाद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही उठाए जाएंगे। तो मंडल आयोग के निर्णय में जो भी विवाद होंगे उससे संबंध में वो सुप्रीम कोर्ट, जो आरक्षण से संबंधित सारे पहलुओं पर एक गाइडलाइंस जो प्रस्तुत करता है मंडल आयोग, वो समाज के सभी वर्गों के लोगों ने क्योंकि इसे स्वीकार कर लिया है, तो एक तरीके से जो भी विवाद होंगे वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में ही उठाए जाएंगे।
अब हम एक बार इन सारे पॉइंट्स को ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहला है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी। एक पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट, जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाएगा वो उसमें उन्नत वर्गों को निकालने के बाद दिया जाएगा, यानी जो संपन्न वर्ग हैं उनको निकालने के बाद किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि प्रमोशंस में आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से इस जजमेंट का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही 3 पॉइंट निकल के आते हैं। 50% की आरक्षण की सीमा अधिकतम होनी चाहिए, मैक्सिमम उससे ज़्यादा ना हो। दूसरा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा, अगर पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन देना है तो उसमें से जो संपन्न है, जो क्रीमी लेयर्स हैं, उनको निकालकर आरक्षण देना होगा। इसके बाद आता है 81वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000, जिसके द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4A के बाद एक और फिर से नया खंड 4B जोड़ दिया गया, जिसके द्वारा जो SC और ST थे या दूसरे जो पिछड़े वर्ग थे, उनके लिए सरकारी नौकरियों में 50% की सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में लगाई थी, उसको ख़त्म कर दिया था। इस संशोधन के बाद अब 1 साल में अगर कोई बकाया रिक्तियाँ, यानी कि जो सीट्स नौकरियों में तय की गई थी, अगर वो उस साल नहीं भरी जाएंगी तो उनको एक अलग वर्ग माना जाएगा और अगले साल उनको भरा जाएगा, भले ही उनकी सीमा 50% से ज़्यादा क्यों ना हो जाए। तो चूंकि इंदिरा साहनी के केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर 1 साल में कोई नौकरियां निकलती हैं और उस साल वे सीटें पूरी ना भरी गई, तो फिर उनको अगले साल भरा जाएगा और उनको अलग से रखा जाएगा। उन सीट्स को जो आएंगी आपकी वैकेंसी वो तो अलग होगी, लेकिन जो सीट्स खाली रह गई हैं उनको अलग से सीट समझा जाएगा और एक अलग वर्ग उनको मानकर उन्हें अगले साल भरा जाएगा, भले ही वो 50% की सीमा को क्रॉस क्यों ना कर दें। तो इस तरह से नया खंड जोड़ दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि 1 साल में आरक्षण के आधार पर ना भरी जाने वाली रिक्तियां किसी भी दशा में 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सारे के सारे हमने इसमें अमेंडमेंट्स देख लिए। क्या क्या पॉइंट कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में दिए थे वो सब हमने डिस्कस किए हैं पूरे डिटेल में। कुछ केस लॉ थे, जैसे बालाजी वाला केस था, देवासन वाला केस था, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी हमारे केस लॉ हैं वो सब केस लॉ के साथ ही हम जितने भी मेजर एक्ट हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।